बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेफ़ एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम सीटी टेस्ट पेशावर डिवीज़न की जो 14/5/2022 को हुआ था उसको हल करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 5 टेस्ट हल किए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल तफसील के साथ हल करने वाला हूँ। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं कि आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन और नन ऑफ द अबव। तो ज़ाहिरी बात है, आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया है, जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं। विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। तो हमें मालूम है कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो तो उनको हम आइसोटोप कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप है, एक प्रोटियम है, दूसरा ड्यूट्रियम है और तीसरा ट्रिटियम है। प्रोटियम आम हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो मास नंबर न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। तो एटॉमिक नंबर यह सही आंसर है। आइसोटोप है उस सेम एटॉमिक नंबर या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आ सकता है। तो अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन आए तो वो भी सही आंसर होगा। यह प्रोटॉन की बात नहीं हो रही, एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। तो ज़ाहिरी बात है आइसोटोप्स है वो सेम एटॉमिक नंबर। अच्छा, तो ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ आर यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। इन मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है। तो फिल्ट्रेशन क्या मेथड है। इसमें कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाए। नाम से ज़ाहिर है, फिल्ट्रेशन को हम उर्दू में छानना कहते हैं, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को फ़िल्टर मीडियम के ज़रिए अलग किया जाता है। मिक्सचर को एक फ़िल्टर से गुजारा जाता है और वह ये छान होकर इससे कंपोनेंट्स जुदा हो जाते हैं। सब्लिमेशन ऐसा तरीक़ेकार है, प्रोसेस है, जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और तीसरा डिस्टिलेशन है। तो डिस्टिलेशन ऐसी मेथड है जिसमें हीट अप किया जाता है मिक्सचर को या लिक्विड को, और जब वो कंडेंस हो जाती है, सर्द हो जाती है, तो इससे कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। तो डिस्टिलेशन भी यूज़ होता है, फिल्ट्रेशन भी यूज़ होता है, सब्लिमेशन भी, ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम तरीक़े इस्तेमाल होते हैं मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट या जुदा करने में। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि ए केमिकल प्रोसेस दैट गिव आउट हीट इज कॉल्ड कंबस्टन। ज़ाहिर बात है, कंबस्टन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट इमिट होती है, खारिज होती है। तो ऐसा प्रोसेस दैट गिव आउट हीट, जो हीट खारिज कर देता है, हरारत खारिज कर देता है, तो जलने का अमल कंबस्टन होता है, वो ये सही आंसर है। ज़ाहिर बात है, सिंथेसिस में दो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं केमिस्ट्री में। और कंडक्शन भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक किस्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी जब वायर में इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसको हम कंडक्शन कहते हैं। या मेटल में जब हीट एक सर से दूसरी सर तक आगे जाती है, इसको हम कंडक्शन कहते हैं। चौथा जो है पोलीमराइजेशन है। तो इसमें मोनोमॉलिमर मॉलिक्यूल ऐड होकर पॉलीमर बनाते हैं। ये भी केमिस्ट्री से लिया गया है। तो सही आंसर जो है ये कंबस्शन है, लिहाजा कंबस्शन सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 में, द अट्रैक्टिव फोर्स एमॉन्ग मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर। ज़ाहिर बात है, लिक्विड में मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स वीक होता है सॉलिड के मुकाबले में, और गैस में तो बिल्कुल वीक होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस भी काफ़ी होती है। तो ज़ाहिर बात है, सॉलिड के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है। ये एक डायग्राम मैंने बनाया, ये सॉलिड का है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल तादाद में भी ज़्यादा है और नज़दीक है, करीब है, उनके दरमियान ज़ाहिर बात है अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। और जो लिक्विड की मॉलिक्यूल है वो उनमें डिस्टेंस ज़्यादा है, लिहाजा अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। इसी तरह गैस की जो मॉलिक्यूल है तादाद में भी बहुत कम है और एक दूसरे से बहुत दूर है, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स
लिक्विड के मुकाबले में भी बहुत कम होता है। सॉलिड में मैक्सिमम, लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम, और गैस में एज़ कम्पेयर टू लिक्विड इससे भी कम होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज़ ए पोर ऑन सीड कोट, इट इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये जो सीड हमारे पास होता है, मैं एक फर्जी तौर पर एक डायग्राम आपके लिए बनाता हूँ। हमारे पास तकरीबन इस किस्म का सीड का डायग्राम होता है। तो इसमें एक सुराख होता है, छोटा सा सुराख होता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहता है। इस सुराख के ज़रिए बीज पानी जज़ब करके पहुँच जाता है और बीज उगता है। तो बीज में जो रेडिकल होता है, तो रेडिकल इसमें एक कोम्पल होता है, आर आर रूट से अगर हम इसको कनेक्ट करें तो इससे रेडिकल से रूट बनता है, और प्ल्यूम्यूल से प्लांट बनता है। नया जो प्लांट होता है पत्ते, वो प्ल्यूम्यूल से बनता है। टेस्ला जो होता है, ये इसका जो आउटर मोस्ट कोट होता है सीड का, इसको हम टेस्ला कहते हैं। तो माइक्रोपाइल पाइल वो सुराख होता है जो सीड में होता है। ये भी कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि देयर इज़ ए पोर, यह एक सुराख होता है ऑन सीड कोट पर। इसका जो टेस्टा होता है सीड कोट, इसको हम टेस्टा भी कहते हैं, इस पर एक सुराख होता है, इसका माइक्रोपाइल। तो इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल, इस सुराख को। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द फिलोसफिकल आउटलुक ऑफ रूसो अबाउट लर्निंग एक्टिविटीज़। तो रूसो का फिलोसफिकल आउटलुक बिल्कुल ये था कि उसने कहा कि स्टूडेंट या बच्चे को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए ताकि वो माहौल से सीख सके। तो लर्निंग थ्रू प्ले एंड बाय डूइंग, वो अपना कुछ करके सीख सके, अपने जहन को इस्तेमाल करके उसको आज़ाद छोड़ा जाए। तो लर्निंग थ्रू प्ले एंड बाय डूइंग ये सही आंसर है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि पियाजेट मेंटेन दैट ए चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट टुक प्लेस थ्रू ए बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ये पियाजेट की मशहूर ज़माना थ्योरी है, साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी में उसका एक बड़ा थ्योरी है। इसके 4 स्टेजेस है, इसमें जो पहला स्टेज है 2 साल तक। तो 2 साल तक बच्चा एसिमिलेट करता है और एकोमोडेट करता है, यानी चीज़ों को देख कर ख़ुद कंसेप्ट बनाता है और उसके माहौल के मुताबिक इससे आगे सीखता है। एसिमिलेशन एक किस्म के तौर पर नकल है, यानी वो बिल्ली को देख कर जब फिर कुत्ता देखता है तो वो जहन में सोचता है कि तो भी बिल्ली की तरह है, लेकिन इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो इसको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन कहते हैं। ये 2 साल तक बच्चे के लिए लर्निंग का एक स्टेज है पियाजेट थ्योरी में। तो ये सही आंसर है, ये क्वेश्चन पियाजे की थ्योरी से लिया है। अगला जो क्वेश्चन है उर्दू से है, वो कह रहे हैं कि सौदागरी, गदागरी और सिपागरी, इन सब में गरी क्या है? ज़ाहिरी बात है, ये आखिर में आया है गरी, तो इसको हम लाहिक़ा कहते हैं। अगर ये अव्वल आता, पहले से आता, यानी आब रवाह, आब ज़मज़म, तो फिर ये साबिक़ा होता, क्योंकि गरी आखिर में आया है, तो आखिर में आने वाले लफ्ज़ को हम लाहिक़ा कहते हैं उर्दू में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किश्वर का मानी है मुल्क। किश्वरी हसीन शादबाद, क्वेश्चन की मानी है मुल्क, ये फारसी का लफ्ज़ है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें वो कह रहे हैं कि हु वाज द लास्ट हिंदू किंग हुज किंगडम वाज स्प्रेड ओवर ए वास्ट इन नादर्न इंडिया। तो राजा हर्ष था, राजा हर्ष, ये सही आंसर है, तारीख से लिया गया है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन द डैश सर सैयद अहमद खान वाज ट्रांसफर टू अलीगढ़ आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर साइंटिफिक सोसाइटी। तो 1864 ईस्वी को वो अलीगढ़ ट्रांसफ़र हुआ था। ये तारीख से लिया गया क्वेश्चन है, क्लास 8 की तारीख से। अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं द मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर अप्रूव्ड द डैश ऑन जून 1905। तो ज़ाहिरी बात है 1905 में तकसीम बंगाल हुआ था और पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसमें ये सही आंसर है। मुझे यकीन है ये आपके लिए आसान हो गया जो क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसमें वो कह रहे हैं द शॉपकीपर सेड टू द मैन। शॉपकीपर ने बंदे से कहा व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू नीड, कि तुम्हें किस किस्म की बुक पसंद है। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये सही आंसर इसका है कि द शॉपकीपर आस्क्ड टू द मैन व्हाट काइंड ऑफ बुक ही नीडेड। तो ये सही आंसर है, बी पार्ट वाला। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उसमें वो कह रहे हैं कि द फ्रूट दैट ग्रोन ऑर्गेनिकली इज़ एक्सपेंसिव। तो द अंडरलाइन वर्ड द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज़, ये जो अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस उन्होंने किया है, तो वो कह रहे हैं कि ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लास है, नॉन क्लास है, एडवर्ब क्लास है, या मेन क्लास है? तो आपको सबसे पहले क्लास की मानी समझना चाहिए। ये क्लास है क्या? मैं ये क्लास को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बार बार आता है। क्लास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो अकेली खुद अपनी मानी दे सकता है, जो दैट कैन स्टैंड एलोन। तो
कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम क्लास कहते हैं, इसकी बहुत सी अक़साम है। एक यह एडजेक्टिव क्लास इसमें सही आंसर है। एक नोन क्लास होता है, एक एडवर्ब क्लास होता है, एक मेन क्लास होता है। तो नोन क्लास क्या कौन सा क्लास होता है? नोन क्लास एक डिपेंडेंट क्लास होता है जिसकी मानी का इन्हिसार नोन पर होता है, जो नोन को मॉडिफाई करता है, सेंटेंस में नोन को मॉडिफाई करता है, उसकी मानी को वाज़ेह करता है। इस तरह एडवर्ब क्लास सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर काम करता है। जो डिपेंडेंट क्लास होता है और वो सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर काम करता है, यानी एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब को मॉडिफाई करता है। सेंटेंस में वर्ब की मानी को वाज़ेह करता है, या एडजेक्टिव की मानी को वाज़ेह करता है, या दूसरी एडवर्ब की मानी को वाज़ेह करता है। और मेन क्लास जो होता है वो तो इंडिपेंडेंट होता है। इसके अलावा जो एडजेक्टिव क्लास होता है वो भी डिपेंडेंट क्लास होता है सेंटेंस में, जो कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना होता है। एडजेक्टिव का काम सेंटेंस में नाउन की मानी को वाज़ेह करना या प्रोनाउन की मानी को वाज़ेह करना होता है। यह जो हमारे पास द फ्रूट आया है, तो ये फ्रूट जो है ये नाउन है। इस फ्रूट की मानी को वाज़ेह करने के लिए दैट इज़ ग्रोन ऑर्गेनिकली, ये जो है ये इस नाउन की मानी को वाज़ेह करता है, इस नाउन को मॉडिफाई करता है। लिहाजा ये जो क्लास यहाँ इस्तेमाल हुई है ये एडजेक्टिव क्लास है। ये डिपेंडेंट क्लास भी है। इसके अपनी मानी की वजाहत के लिए द फ्रूट इस नाउन को होना चाहिए सेंटेंस में। लिहाजा यहाँ ये एडजेक्टिव क्लास सही आंसर है, क्योंकि ये फ्रूट जो नाउन है इसको मॉडिफाई करता है, इसकी मानी को वाज़ेह करता है। एडजेक्टिव भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं द वर्ड वेनिटी इज़ एंटोनिम टू मॉडिस्टी। तो वेनिटी का मानी है एहसास से बरतरी या अपने खुद पसंदी, मगरूरपन, गुरूर। और मॉडिस्टी की मानी है शाइस्तगी, खाकसारी। तो इसका एंटोनिम या उलट वर्ड ज़ाहिरी बात है मॉडिस्टी है। कंसीट में प्योर कंपेशन हमदर्दी, मॉडरेशन दरमियान में। तो ये मॉडिस्टी सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि आई विल हैव बीन स्टडिंग इटालियन फॉर 3 ईयर्स। तो कह रहे हैं कि अंडरलाइन प्रेज। तो अब प्रेज क्या होता है? प्रेज कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है या ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज वर्ब, नाउन, एडवर्ब और प्रीपोजिशन इन ए सेंटेंस। अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो सेंटेंस में वर्ब के तौर पर फंक्शन काम करता है, एडवर्ब के तौर पर, प्रीपोजिशन या नाउन के तौर पर। जब ये वर्ब के तौर पर काम करता है तो फिर हम इसको वर्ब प्रेस कहते हैं। जब एडवर्ब के तौर पर तो हम इसको एडवर्ब प्रेस कहते हैं। जब प्रीपोजिशन के तौर पर तो हम इसको प्रीपोजिशनल प्रेस कहते हैं। और जब नाउन के तौर पर ये यूज़ हो तो इसको हम नाउन प्रेस कहते हैं। अब प्रेज और क्लास में डिफरेंस ये है कि क्लास अपनी मानी खुद देता है, दैट कैन स्टैंड अलोन। और प्रेज जो है वो अपनी मानी खुद नहीं देता, बल्कि ये वर्ब या एडवर्ब या प्रीपोजिशन या नाउन की मानी देता है, उसके तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ हम देखते हैं कि आई विल हैव बीन स्टडिंग। तो आई तो सब्जेक्ट है, ज़ाहिरी बात है। इसके बाद वर्ब है, तो विल हैव बीन स्टडिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन ये अल्फाज का मजमुआ है, अल्फाज का वर्ड्स का ग्रुप है, इसलिए ये प्रेस है। विल हैव बीन स्टडिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और किसके तौर पर का इस्तेमाल हुई है? वर्ब के तौर पर। आई विल हैव बीन स्टडिंग वर्ब के तौर पर इटालियन फॉर 3 ईयर्स। तो ये वर्ब प्रेस है। मेरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इंशाअल्लाह। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो उसमें ये कह रहे हैं कि द ऑपरेटर वाज कमेंडेड फॉर हिज डिक्सटेरिटी। तो डिक्सटेरिटी चूज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो इसकी मानी है, ज़ाहिरी बात है, स्किलफुलनेस, स्किल। डिक्सटेरिटी महारत को कहते हैं। डिक्सटेरिटी ये बार बार ये लफ्ज़ टेस्टों में आ रहा है। तो ये डिक्सटेरिटी की मानी है स्किल, महारत। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उसमें वो कह रहे हैं सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू सम ऑफ 4 राइट एंगल ट्रेंगल। अगर क्वाड्रिलेटर स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो तो इसके चारों जो एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं वो राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये सही आंसर है, क्योंकि अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो तो फिर एक भी राइट एंगल नहीं आता। यहाँ उन्होंने राइट एंगल की बात की है, लिहाजा ये 4 राइट एंगल वाला आंसर सही है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 1। अगर हम 1 पर क्यूब रूट भी ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, क्यूब रूट ले लें, तो फिर भी इससे 1 ही आता है। यानी ये कह रहे हैं कि हमारे पास 1 यूनिटी 1 को कहते हैं, इस पर हम क्यूब रूट ले लेते हैं, तो इससे ज़ाहिरी बात है 1 ही आएगा, इसकी रिज़ल्ट 1 ही आएगा। लिहाजा ये
1 सही आंसर है। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 1, 1 इसमें मौजूद है। अगला जो क्वेश्चन है व्हेन ए क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन नंबर 20 में है, व्हेन ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2 वी लिफ्ट विद लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं सकता, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पर डिवाइड हो जाए तो इससे तो फिर जिसमें वेरिएबल भी नहीं आएगा, इसमें तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4 तो ये भी नहीं, नंबर नन ऑफ द अबव। अच्छा, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 और पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4 क्वेश्चन जो टेस्ट नंबर 5 है वहाँ मैंने ये तफसील से इसकी वजाहत की है। यानी वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, मतलब ऐसी सूरत में हो कि 2x² + 3x + 1 या इसी तरह का हो कि इसमें वेरिएबल की जो पावर हो वो 2 हो, फिर वो कह रहे हैं इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर इसको हम x माइनस 1 पर डिवाइड करें, x माइनस 1, अगर 2 यह हो भी, अगर 2 हो और हो भी नहीं, लेकिन यह नीचे डिनोमिनेटर में x हो, तो जब x² x पर डिवाइड हो जाए, x² को हम x पर डिवाइड करते हैं तो ज़ाहिरी बात है एक x के साथ कैंसिल आउट होकर सिर्फ एक x हमारे पास बनेगा। और जब x की पावर 1 होती है तो ऐसी पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। जब x की पावर 2 होती है इसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। जब x की पावर 3 आती है तो इसको हम क्यूबिक कहते हैं। जब x की पावर 4 आती है तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये मैंने पहले भी तफसील के साथ इसकी वजाहत की थी। लिहाजा जब x² यानी क्वाड्रेटिक वाली पोलिनोमियल x माइनस 1 या x पर डिवाइड हो तो इससे हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल आता है x पावर 1 वाली। तो ज़ाहिरी बात है ये लीनियर पोलिनोमियल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर वेस्ट मटेरियल फॉर सम टाइम बिफोर इट्स रिमूवल फ्राम द सेल। वो कह रहे हैं कि वो उस तेलनुमा स्ट्रक्चर या चीज़ जो सेल में होती है और उसमें सेल की जो बेकार मादे वेस्ट मटेरियल बेकार मादे होते हैं कुछ वक्त के लिए और उसके बाद वहाँ से खारिज किया जाते हैं, तो ये सेल का कौन सा वाला हिस्सा है? तो ये तो 5th 6th क्लास के जनरल साइंस में मौजूद होगी, ज़ाहिरी बात है ये वैक्यूल है। वैक्यूल है ये ऐसा सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेल की वेस्ट मटेरियल कुछ देर के लिए रुकते हैं और इसके बाद खारिज की जाती है। सेल मेम्ब्रेन तो ज़ाहिरी बात है जो सेल के गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है जली होता है, जो सेल के इनर पार्ट्स की हिफाजत करता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस तो सेंट्रल पार्ट होता है जो कंट्रोलिंग करता है। साइटोप्लाज्म तो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेल के जो दूसरे पार्ट जो है वो मौजूद होते हैं। तो ज़ाहिरी बात है वैक्यूल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उसमें वो कह रहे हैं कि एनिमल सेल डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। ज़ाहिरी बात है एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लिहाजा वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है वैक्यूल, तो इससे पहले हमने बात की, और सेंट्रियोल भी सिर्फ एनिमल सेल में होता है जो सेल डिवीजन में काम सर अंजाम देता है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है लेंस यूज्ड इन कैमरा इज़ कन्वेक्स मिरर। ज़ाहिरी बात है जो कन्वेक्स मिरर होती है तो कन्वर्जिंग होती है। कन्वेक्स मिरर ऐसी शक्ल वाली होती है कन्वेक्स मिरर, और वो लाइट को कन्वर्ज करती है। जब इस पर लाइट आती है इससे टकराती है तो कन्वर्ज होती है यानी मुर्तकिस होती है, सॉरी ये कन्वर्ट होती है, फोकस करती है। चूँकि ये फोकस करती है फोकसिंग के लिए और मैग्नीफाइंग पर्पस के लिए, इसलिए यूज़ हो सकता है। इसलिए कैमरों में कन्वेक्स मिरर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। कनकेव मिरर जो होते हैं तो डाइवर्जिंग होते हैं, वो मुंतशिर करने वाले होते हैं, तो ये कैमरों में इस्तेमाल नहीं होते। कैमरों में कन्वर्जिंग लेंस जो कि कन्वेक्स लेंस होते हैं कन्वर्जिंग वो यूज़ होते हैं। तो सही आंसर कन्वेक्स मिरर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, तो उसमें कह रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कन्वेक्स लेंस इज़। जो थिन कन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है थिक के मुकाबले में, मोटे के मुकाबले में। तो ये फिजिक्स की दिया गया है, ये सही आंसर ए वाला क्वेश्चन है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि ईयर इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो ईयर जो होता है, जो हवा होती है, इसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% तकरीबन ऑक्सीजन होता है, और 0.9% इसमें अर्गान गैस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होता है, और इसके अलावा जो दूसरे गैसेस होते हैं इसमें वो तकरीबन 0.17% इसमें मौजूद होते हैं हवा में। तो आपने ये याद रखना, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बार बार आते हैं, बाज़ औक़ात अर्गान भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है, लेकिन यह नाइट्रोजन आया है तो इसमें 78% वाली सही सी पार्ट सही आंसर है।
अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि अहले ज़ुबान की बोलचाल को मद्देनज़र रखते हुए रोज़मर्रा का इंतखाब करें, तो वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है, ये अहले ज़ुबान वाले कह रहे हैं, लिहाजा ये सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुल अलॉन्ग विद ए पर्सन विद होम आई हैव नो इमोशनल कंपेटिबिलिटी। तो कंपेटिबिलिटी सही आंसर है, क्योंकि वो कह रहे हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुल अलॉन्ग विद ए पर्सन, यानी मेरे पास उस शख्स के साथ चलना बिल्कुल मुश्किल है जो जिसके साथ मेरा जज्बाती मुताबिकत नहीं है। डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता, स्टेटस भी नहीं होता, सेंसिबिलिटी भी, कंपेटिबिलिटी मुताबिकत नहीं, तो ये कंपेटिबिलिटी सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, उसमें वो कह रहे हैं कि सॉरी, हर आइज़ वर डायमंड, गिव द गिवन सेंटेंस इज़ एग्जाम्पल ऑफ। तो ज़ाहिरी बात है ये एलिट्रेशन भी नहीं, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं, सिमिली भी नहीं, क्योंकि सिमिली तशबीह होते हैं उसके लिए लाइक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। पर्सोनिफिकेशन इंसानी ट्रेट्स या खुसूसियात को किसी बेजान चीज़ को देना होता है, और एलिट्रेशन तो बिजी बी, जब कॉन्सोनेंट वर्ड्स एक दूसरे के लगातार एक दूसरे की पीछे आए और उनका शुरू कॉन्सोनेंट से होता हो, यानी कोका कोला या बिजी बी वगैरह वगैरह। तो मेटाफोर जो होता है ये मजाजी मानों में इस्तेमाल होती है, यानी अहमद बहुत बहादुर है या अहमद शेर की तरह बहादुर है, तो ये तो तशबीह से मिली है। अहमद शेर है, ये मेटाफोर है, क्योंकि अहमद तो शेर नहीं हो सकता। तो जब डायरेक्ट हम एक चीज़ की खुसूसियत दूसरे को दें और इसको डायरेक्ट बोली, चूँकि वो हकीकत में नहीं होता, तो वो मजाजी गैर हकीकी मानों में होता है। इसको हम मेटाफोर उर्दू में इस्तिआरा कहते हैं सॉरी। तो हर आइज़ वर डायमंड, उसकी जो आंखें थी वो डायमंड थी, हीरी थी, तो आंखें तो हीरी नहीं हो सकती, तो ये गैर हकीकी मानी है, लिहाजा ये मेटाफोर है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि हर डाइड वर लाइक डायमंड, तो फिर वही सिमिलर होता, क्योंकि ये तशबीह पर होता, लिहाजा ये मेटाफोर सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, तो उसमें वो कह रहे हैं शी वेटेड डैश दे पुअर्ड ए कप ऑफ टी वाइल, तो ये वाइल सही आंसर है इसमें, शी वेटेड वाइल दे पुअर्ड ए कप ऑफ टी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कि सॉरी, द गर्ल पास्ड ओवर द नेक्स्ट लेसन एंड नेवर केयर्ड टू रीड इट। पास्ड ओवर, तो ये फ्रेजल वर्ब यहाँ यूज हुई है। द गर्ल पास ओवर द नेक्स्ट लेसन एंड नेवर केयर टू रीड इट, तो इसकी मानी है इग्नोर। शी इग्नोर्ड द नेक्स्ट लेसन एंड नेवर केयर टू रीड, और इसको रीड करने के लिए बिल्कुल परवाह नहीं की, तो यह टू इग्नोर सही आंसर है। पास्ट ओवर टू इग्नोर फ्रेजल वर्ब है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि शी एक्वायर्ड दिस विजडम ओनली आफ्टर मच रीडिंग, तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, सही पैसिव वॉइस को मंतखब करना है। तो सही पैसिव वॉइस सॉरी इसमें नहीं आया। शी एक्वायर्ड दिस विजडम ओनली आफ्टर मच रीडिंग, दिस विजडम वाज एक्वायर्ड बाय हर ओनली आफ्टर मच रीडिंग, ये सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें वो कह रहे हैं कि नबूवत के 10वें साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन दो अजीज़ हस्तियों की जुदाई का गम सहना पड़ा। तो ज़ाहिरी बात है ये आमुल खुज़न है, और ये नबूवत का 10वां साल था, जिसमें हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों वफ़ात पा गए थे। इसको आमुल खुज़न भी कहते हैं, यानी गम का साल, नबूवत का 10वां साल। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, उसमें वो कह रहे हैं कि डैश इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिटेड एंड नन ऑफ देम इज़ हार्म्ड। तो इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं साइंस में। इसमें दोनों स्पीशीज़ होते हैं वो एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं, यानी इंसान के इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है, जो अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो हजमा में मदद देते हैं इंसान को, और शेल्टर भी पाते हैं, पनाह भी पाते हैं इंसान के इंटेस्टाइन में, इंथड़ियों में वहाँ रहती भी है। तो इंसान को भी इससे फ़ायदा है क्योंकि वो हजमा में मदद देते हैं, और बैक्टीरिया को भी फ़ायदा है तो क्योंकि ये इंसान की इंथड़ियों में रहते हैं। लिहाजा इस रिलेशन को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो ये रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच, जानदार चीज़ों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़, इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, जिसका दोनों को फ़ायदा होता है, इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। पैरासिटिज्म में सिर्फ एक को फ़ायदा होता है, यानी हमारे सर में जुएँ होती है, जुओं को फ़ायदा होता है, हमें नुकसान होता है, इसको पैरासाइट कहते हैं। प्रीडेशन तो ज़ाहिरी बात है शिकार है, तो इसमें एक को फ़ायदा दूसरे का नुकसान है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है डिज़र्ट्स, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कह रहे हैं कि डिज़र्ट आर फाउंड इन ड्राई रीजन वियर द
टोटल एनुअल रेनफॉल इज़ यूजुअली नॉट एक्सीडिंग, तो डिज़र्ट्स में 250 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं होती। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, तो कह रहे हैं टू हेयर ए क्लियर इको, एक सही गूंज सुनने के लिए। इको क्या होता है? जो आवाज़ पलट कर हमें दोबारा सुनाई देता है, इसको हम इको कहते हैं। फिजिक्स में होता है, साइंस में भी होता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एटलीस्ट 17 मीटर अवे फ्राम द सोर्स ऑफ साउंड, आवाज़ करने वाले या सोर्स से जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, सामने जो दीवार वगैरह होती है, तो आवाज़ पैदा करने वाले और उसके दरमियान तकरीबन 17 मीटर का फासला होना चाहिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज मस्ट पार पपाया, तो पपाया एक पौधा ज़रूरी होती है, तो ये क्रॉस पोलिनेशन ये सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्लेसर अकॉर्डिंग टू ग्लेसर the ability to think critically involved in three things are an attitude, knowledge and skill, ये सही आंसर है। ग्लेसर के मुताबिक पेडागोजी से ये क्वेश्चन उठाया है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग वर्क्स बेटर व्हेन, ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग नतीजा बनाने में सही काम करता है, अच्छा काम करता है। कब तब अच्छा करता है? व्हेन असेसमेंट प्रोड्यूस प्रॉपरली, जब जो इम्तिहान लिया जाता है, असेसमेंट लिया जाता है, तो असेसमेंट प्रोसीजर प्रॉपरली, तो ये इसका तरीक़ाकार सही होता है। जो इम्तिहान सही तौर पर लिया जाता है, इसके बाद ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग भी बेहतर होगी। अगर इम्तिहान सही तौर पर न लिया जाए तो फिर असेसमेंट, ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग में ज़ाहिर बात है फ़र्क होगा, सही असेसमेंट नहीं होगा। तो ये सही आंसर सी वाला है। अगला जो क्वेश्चन है तो ये उसमें वो कह रहे हैं कि मुखैर का मुतरादिफ फयाज, मुखिर, दाता और सखी, ये तीनों जो है ये मुखिर के मुतरादिफ है, सिनोनिम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, मगरमच्छ के आंसू बहाना क़वायद की रूह से, ज़ाहिर बात है ये मुहावरा है, मगरमच्छ के आंसू बहाना मुहावरा है। अगला जो क्वेश्चन है, सियाक़ व सबाक़ की लग़वी मानी, ज़ाहिरी बात है ये तसलसल है। सियाक़ व सबाक़ में हम तसलसल को ही लिखते हैं, यानी इसकी उस पैराग्राफ के आगे जो होता है उसको हम सियाक़ व सबाक़ कहते हैं, ताकि इस पैराग्राफ के साथ आगे पैराग्राफ का तसलसल बरकरार हो, लिहाजा इसको हम तसलसल कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें वो कह रहे हैं कि द नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेशन वर प्रेजेंटेड इन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन अगस्त 1928, तो नेहरू रिपोर्ट को 1928 ईस्वी में लखनऊ में पेश किया गया था, लिहाजा ये लखनऊ सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है तो इसमें कह रहे हैं कि माई फ्लावर्स वर बिगिंग फॉर वाटर, मेरे जो फ्लावर है, फूल है, वो पानी के लिए तरस रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं। तो पानी तो इल्तिजा नहीं कर सकती, लिहाजा इल्तिजा करना इंसान की खसूसियत है, तो इंसानी खसूसियत का बेजान को देना, इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, पर्सोनिफाई किया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन सही आंसर है। मेटाफोर भी नहीं है, रेदम भी नहीं है और सिमिली भी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें सही सेंटेंस ये है, इफ़ एनी वन थाट सो ही वाज रॉन्ग, ये सही है, हर लिहाज से सही सेंटेंस है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि ईदर ऑफ यू कैन हेल्प मी इन दिस मैटर, तो द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ईदर है ये क्या है? तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ज़ाहिरी बात है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ईदर refers to an individual in a group, ईदर, ईच, नीदर, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और ये ग्रुप में किसी शख्स की तरफ इशारा करता है, किसी शख्स को ख़ास करता है, तो ज़ाहिरी बात है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन तो समवन समथिंग है जो आम करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो वापस रिफ्लेक्ट होने वाले होते हैं, तो दैट एम्फसिस आर रिफ्लेक्ट बैक टू समवन, फॉर एग्जांपल हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ वगैरह वगैरह। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं तो हु, होम, विच, दैट रिलेट ए पार्ट ऑफ सेंटेंस टू अनदर इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन की बहुत सी अक़साम है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रही है, शी ड्रू पिक्चर ए क्रेन, तो वो ड्रू के साथ प्रीपोजिशन आया है, ये वो ड्रा, ड्रू, ड्रोन, तो इसमें जो ड्रू के साथ जो प्रीपोजिशन होता है उसमें वो रंगदार पेंसिल से पिक्चर बना रहा है, तो ड्रू विद किस किस के साथ बना रहा है? रंगदार पेंसिल से, तो ड्रू के साथ प्रीपोजिशन विद लगता है, ये विद सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, स्विम्स लाइक, कंप्लीट द आइडियोमेटिक कंपेरिजन, स्विम्स लाइक फिश, जाहिर बात है फिश, स्विम्स लाइक फिश, वो तैरता है किसकी तरह? फिश की तरह, मछली की तरह। अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि
हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का माल तिजारत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मुल्क लेकर जा, ज़ाहिर बात है शाम लेकर जाते माल तिजारत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला जो क्वेश्चन है, इफ़ 3x माइनस टू इज इक्वल टू अंडर द रूट इज इक्वल टू 5x+4 देन द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ सके। हमें दिया है कि 3x माइनस टू अंडर द रूट इज़ इक्वल टू 5x+4 अंडर दी रूट। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, ज़ाहिर बात है दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं। लिहाजा एक साइड हमारे पास है 3x माइनस टू अंडर द रूट होल स्क्वायर, दूसरा साइड हमारे पास है 5x+4 अंडर द रूट होल स्क्वायर। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो उसके रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास 3x माइनस टू एक साइड पर रह जाएगा, दूसरी साइड पर 5x+4 रह जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करना है, वेरिएबल को एक साइड पर ले आते हैं और कांस्टेंट को दूसरी साइड पर। लिहाजा 5x माइनस 3x इज़ इक्वल टू -2 - 4। ये 4 उस साइड पर गया, -4 बन गया। और ये 5 अपनी जगह 3 इस साइड पर आया तो ये -3 बन गया। जब 5 से 3 निकल जाए तो हमारे पास 2 बच जाता है। लिहाजा 2x इज़ इक्वल टू -6। अगर हम -6 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करें तो इस साइड पर आएगा। -6 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास -3 बच जाएगा। तो x की वैल्यू जो है ये -3 है और ये सही आंसर इसमें मौजूद है। -3 सही आंसर है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहे हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2 - 3 आफ्टर रिफ्लेक्टेड ओवर x एक्सिस। यानी हमें एक पॉइंट दी है 2 - 3। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें, ये है हमारे पास x एक्सिस एंड ये y एक्सिस, सॉरी इसको हल करना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें दिया है कि पॉइंट जो है 2 और -3 है। तो अगर हम इसको यहाँ 2 है और -3 1 और 2 और -3 1 2 और 3, तो ज़ाहिरी बात है ये पॉइंट यहाँ आएगा जब ओरिजिन से ये लाइन होगा। तो वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 में कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 2 - 3 आफ्टर रिफ्लेक्टेड ओवर x एक्सिस। जब ये x एक्सिस पर दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाए तो इसकी कोऑर्डिनेट फिर क्या होगी। तो ज़ाहिरी बात है ये प्लस होगी, ये ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। जो एंगल है ये एंगल यह भी बनेगा। तो ये 1 2 3 +3 और 1 2 +2, तो ये 2 और 3 इसकी कोऑर्डिनेट पर होगी। यानी y भी प्लस होगा और x भी प्लस होगा। यहाँ x तो ज़ाहिरी बात है प्लस है, लेकिन y माइनस है, 2 - 3 है यहाँ। जब ये रिफ्लेक्ट होगा उस साइड पर तो y भी प्लस होगा और x भी प्लस होगा। 2 और 3 इसकी कोऑर्डिनेट होगी। तो 2 और 3 कोऑर्डिनेट इसमें मौजूद है। ये सही आंसर है ए वाला। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसकी पूरी वजाहत दूंगा आपको इंशाल्लाह। अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि ताइफ मक्का मुकर्रमा से 90 किलोमीटर के फासिला पर वाक़ है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें है मजालिस अमानत होती है, द डजेल में से दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। अल मजालिस बिल अमानत, ये हदीस शरीफ है और ये सही आंसर है, ये हदीस में है। अगला जो क्वेश्चन है तो इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 में द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़। तो इसमें डिफरेंस क्या होगी, ज़ाहिरी बात है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारे पास होगा 0 सॉरी 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। इसके जब हम इससे जब हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को माइनस करते हैं, डिफरेंस मालूम करना है तो इसे माइनस करना है। तो 5 डिजिट नंबर यहाँ ग्रेटेस्ट ये होगा 99999, यानी 99,999 को जब 1,00,000 से माइनस करते हैं तो ज़ाहिरी बात है 1 बच जाता है, हमारे पास 1 बचेगा। तो ये 1 ये सही आंसर है, इसमें मौजूद है। जब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर से हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 बच जाता है, ये सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न 10 40 एंड 160 इज़ एंड 640। तो 10 4 40, 10 4 40 एंड 40 मल्टीप्लाई बाई 40 4 160, 160 4 640, 660 4 2560। इस हर एक पैटर्न में हर एक टर्म को अगले टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब 640 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2560 रिजल्ट आता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 में हाउ मेनी पीसेज ऑफ 4/10 मीटर्स ऑफ ए वायर कैन बी कट ऑफ फ्राम ए वायर विच इज़ 8 by 5 मीटर लॉन्ग।
वो ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ 8 बाई 5 मीटर है। तो इसको हाउ मैनी पीसेज ऑफ वायर कैन बी कट, हाउ मैनी पीसेज ऑफ 4 बाई 10 मीटर, यानी 4/10 कितनी पीसीस इस वायर का काट लिया जाए। तो अगर हम इस पूरी लंबाई को 4/10 पर तकसीम कर दें तो हमारे पास ज़ाहिरी बात है पीसेस बन जाएगी। तो जब हम 8/5 को 4/8 पर डिवाइड करते हैं, 4/10 पर, उन्होंने हमें 4/10 दिया है। वो कह रहे हैं हाउ मैनी पीसेज ऑफ 4/10 मीटर ऑफ वायर कैन बी कट फ्राम द वायर, इस वायर को इतने के कितने पार्ट्स बनते हैं। तो ज़ाहिरी बात है इस पूरी को जब इस पार्ट पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पार्ट बन जाएगी। अब इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, ज़ाहिरी बात है हम 8/5 को लिख लेते हैं, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर है ये फिर कंडीशन ये होगा कि ये अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 4/10 की जगह यहाँ लगेगा 10/4। जब हम 10 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 80 बनता है। तो 80 डिवाइडेड बाई 4×5 20, नीचे 20 बनता है, 20 कम 20, 20×4 80। तो 4 हमारे पास रिजल्ट आया, यहाँ इसमें 4 मौजूद है, तो 4 पीसेस बनते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि द एज ऑफ अशरफ इज़ 15 ईयर 10 मंथ एंड द एज ऑफ अकमल इज़ 17 ईयर्स 5 मंथ्स, फाइंड द रेशो बिटवीन दियर एजेस। इन दोनों के एजेस के दरमियान हमने रेशो को फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए शर्त ये होगा कि इनके जो एजेस है उनको मंथ में तब्दील करना पड़ेगा, 15 ईयर्स और 10 मंथ्स। तो 15 ईयर को हमने मंथ में तब्दील करना है, तो 15 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, जब हम 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास 180 महीने बन जाते हैं। जब 180 के साथ जब हम 10 को ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास 190 महीने बन जाते हैं। तो अशरफ का एज जो है वो 190 महीने है। अब जो दूसरा अकमल है, AKMAL, तो अकमल का एज हमें मालूम करना होगा। 17 ईयर्स में 12 महीने होते हैं। जब हम 17 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 204 रिज़ल्ट आता है। जब हम 204 में 5 महीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 209 रिज़ल्ट आता है। जब हम 190 अब हम 190 और 209 के दरमियान रेशो मालूम करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जब 19 पर डिवाइड कर ले तो हमारे पास 19 यानी 19×10 190 और 19×10 190 और 19×11 209, तो 10:11 ये हमारे पास सही आंसर है, ये इसमें मौजूद है। इसमें ट्रिक ये है कि इन ईयर्स को महीनों में कन्वर्ट कर देना है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहे हैं ब्रेडमास प्रिंसिपल पर, ये आसानी से हल होता है। यानी 1 पॉइंट को हमने भी हल करना है। हमें दिया है कि 1.5 प्लस 0.7 प्लस 1.4 माइनस 0.5। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अमल को हल करते हैं, सॉरी है ये क्वेश्चन, इस ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 1.4 से जब हम माइनस करते हैं, 1.4 से जब हम माइनस करते हैं 0.5 को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यह इसके लिए कैरी होगा 14 से जब 5 निकल जाए तो ज़ाहिरी बात है हमारे पास 9 बच जाता है। तो 0.9 यहाँ हमारे पास बच जाएगा, 0.9 प्लस 0.7 प्लस 1.5। अब 0.5 और 0.7 को हमने ऐड करना है। 0.9 और 0.7 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 16, यह इससे 16 आता है। तो ज़ाहिरी बात है 1.6 हमारे पास बच जाता है। तो यहाँ 1.6, इसी रिज़ल्ट आया है 1.6 प्लस 1.5। जब हम 1.5 को 1.6 से ऐड करते हैं, प्लस इनके दरमियान प्लस है, तो 1.6 प्लस 1.5, तो इससे हमारे पास 5 और 6 ऐड होकर 11 बनेगा। 11 से 1 यहाँ कैरी होगा, 1 और 1 और 1 ऐड होकर 3 बनेगा। तो हमारे पास 31, एक के बाद पॉइंट, तो 3.1 इससे हमारे पास रिज़ल्ट आता है, और 3.1 इसमें मौजूद है, यहाँ इसमें 3.1 ये सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि गुफराना का दुआ है। तो ज़ाहिरी बात है बैतुल खला से निकलने के बाद हम कहते हैं कि गुफराना का अल्लाहुम्मा अज़हबानिल अदा वाफ़ानी, तो ये सही आंसर डी है बैतुल खला से निकलने में। अगला जो क्वेश्चन है, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ की गई है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ की गई थी ताकि तुम परहेज़गार बनो, ये सूरह बकरा में ये आयत आई है, ये सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 60 में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने ख़ानदान के लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए खाने पर बुलाने की दावत को दावत ज़ुल अशीरा कहते हैं। आप वसल्लम ने 40 लोगों को दावत पर बुलाया था, ताकि खाने पर बुलाया था ताकि उनको इस्लाम की दावत दी जाए।
तो इसको दावत दुलाशीरा कहते हैं तारीख़ में। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि ए नंबर ए डैश इज़ ए नंबर विच डिवाइडेड कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। जब रिमाइंडर नहीं आए तो इसको हम फैक्टर कहते हैं। यानी 6 को जब हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास 2 रिजल्ट आता है और रिमाइंडर 0 आता है। जब रिमाइंडर 0 आए तो इसको हम फैक्टर कहते हैं। यानी 3 6 का फैक्टर है, 2 भी 6 का फैक्टर है, लिहाजा ये सही आंसर है। मल्टीपल तो नहीं, मल्टीपल तो 1 2 गुना 3 गुना होता है। 2 का मल्टीपल 2 है, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये मल्टीप्लाई होता जाता है। एलसीएम भी आपको मालूम है और नन ऑफ दिस, तो ये फैक्टर सही आंसर है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है यू कम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट से जब हम यूनिवर्सल सेट को माइनस करते हैं, यू माइनस यू जब बन जाता है, यू माइनस यू, तो जाहिर बात है इससे हमारे पास 0 आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। यूनिवर्सल ये कम्प्लीमेंट जो होता है तो ये यूनिवर्सल सेट से माइनस होता है, तो ये खुद से जब यूनिवर्सल सेट खुद माइनस हो जाए तो जाहिर बात है 0 आएगा, तो ये सही आंसर 0 है। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर, इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा वाला है, तो जाहिर बात है 784 परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम स्क्वायर रूट की मेथड से सॉल्व करते हैं। जो दूसरे है ये इसकी स्क्वायर रूट नहीं बनती, यानी कि हम 784 को ले लेते हैं, 784 इसकी जोड़े ले लेते हैं, लिहाजा 3 9 इंटू 2 4, तो 2 2 नहीं 4। जब 7 से 4 निकल जाए तो हमारे पास 3 बच जाता है। 2 से जब 2 8 हो जाता है तो यहाँ हमारे पास 4 बनेगा, और 8 पावर 8 पूरा जोड़ा यहाँ इसके लिए कैरी होगा। तो अब हम जब 8 को 4 के साथ 8 का जोड़ा देता है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 64 6, और 8 4 32, 32 और 4 8 6 38। तो ज़ाहिरी बात है यह अगर हम 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे तो इससे हमारे पास 384 बन जाता है। तो ये 28 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट इसका 28 बनता है, ये 28 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी जब हम 28 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये है कि 28 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 784। 28 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 784 जो उन्होंने दिया है, लिहाजा ये 784 सही आंसर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगला जो क्वेश्चन है ए कार इज़ मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़ाहिरी बात है हमें दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 90 अपनी जगह, किलोमीटर की जगह 1000 और आवर की जगह पर 3600, तो ये 2 सिफर 2 सिफरों के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास। तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 5 ज़र 10th एंड 18 2 18 ज़र 36। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 9 में 18, 9 2 ने 18, 9 2 ज़र 18 एंड 9 10 ज़र 90। तो इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 2, 2 5 10, 5 5 5 25, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 25 मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट होगा मीटर पर सेकंड में। तो ये 25 सही आंसर है, ये इसमें मौजूद है। 25 ये सही आंसर है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है तो उसमें वो कह रहे हैं कि 9y राइज टू द पावर 4 डिवाइड बाई 3y स्क्वायर 6 क्या रिजल्ट आता है। तो हमारे पास है 9y राइज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, इसको हम बट्टा की शक्ल में भी लिख सकते हैं, 3y स्क्वायर। तो y राइज टू द पावर 4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि y राइज टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाई y राइज टू द पावर 2। एक राइज टू द पावर 2y y के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, तो 3y स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा, यहाँ इसमें ये मौजूद है और ये सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं द प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून। तो मार्स के 2 मून होते हैं, वेनस की कोई मून नहीं होता, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज बॉर्न इन पंजाब इन सिंध। जलालुद्दीन अकबर जो है वो सिंध में पैदा हुए थे, तो ये सही आंसर सिंध है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि आई थाट आई विल बी प्रोमोटेड वाज माइन बट माई अटेंडेंस वाज नॉट गुड इनफ। तो ये कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़, ये यानी ये सेंटेंस की कौन सी वाली किस्म है। तो ज़ाहिर बात है ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि इसमें जो कंजंक्शन इस्तेमाल हुई है बट, तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। मैंने पहले टेस्ट नंबर 5 में इस पर तफसीली बहस की है। इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लास इस्तेमाल हुई है और दोनों क्लास इंडिपेंडेंट भी है, इनके दरमियान जो कंजंक्शन है ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। बट एंड सो वगैरह ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लिहाजा ये कंपाउंड सेंटेंस है। जब 2 इंडिपेंडेंट क्लास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के ज़रिए मिल जाए, यानी बट एंड सो वगैरह, तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जब सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन
यानी इफ़, अनटिल, आल दो वगैरह के ज़रिए दो, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास में जाए तो फिर इसको हम कम्प्लेक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ बट इस्तेमाल हुई है, लिहाजा ये कंपाउंड सेंटेंस है। अगला जो क्वेश्चन है, ही, क्वेश्चन नंबर 69, he is proposing this change in the procedure. Choose the correct passive voice. He is proposing this change in the procedure. This change is being proposed by him in this procedure. तो ये सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, उसमें कह रहे हैं कि डैश आई सा यू आई एम बेटर सिंस आई सा यू, सिंस सही दियर पर तो नहीं, पर आई सा यू, सो आई सा यू, दियर पर नो, सिंस सही आंसर है, सिंस आई सा यू आई एम बेटर, तो सिंस इसमें सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहे हैं कि 71, इफ़ यू होल्ड ऑन ए लिटिल लॉन्गर थिंग्स विल बी डेफिनेटली इम्प्रूव। अगर तुम थोड़ा सा सब्र कर लो, कंटिन्यू रहो तो बेहतरी आएगी, बेहतर, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो होल्ड ऑन की मानी है, ज़ाहिर बात है प्रेजेंट वर्ब है, यू होल्ड ऑन, तो कंटिन्यू इसकी मानी है। टू कंसील, छुपाना तो नहीं, टू फॉरगिव, माफ़ करना भी नहीं, टू सरेंडर ये भी नहीं, टू कंटिन्यू ये सही आंसर है। अच्छा, अंडरलाइन फ्रेज इसकी होल्ड ऑन की मानी है टू कंटिन्यू। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 में वो कह रहे हैं कि ही सेड टू हिज मदर आई विल कम होम अर्ली दिस नाइट। तो वो कह रहे हैं कि चेंज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही टोल्ड हिज मदर, ही सेड टू हिज मदर, ही टोल्ड हिज मदर। आई विल कम, क्योंकि वो बता रहा है आई विल कम होम अर्ली दिस नाइट, दैट ही वुड कम अर्ली दैट नाइट, दिस चेंज टू दैट, तो ये सही आंसर है सी वाला। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, उसमें कह रहे हैं कि ज़मीन या पहाड़ से कीमती अशिया निकालने वाले को क्या कहते हैं, उसको कानकन कहते हैं और इस पेशे को कानकनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में है द यूरोपियन नेशन इंक्लूडिंग हॉलैंड एंड फ्रांस एंड इंग्लैंड कम टू इंडिया एज ट्रेडर। उसने इंग्लैंड ने फिर इस इंडिया कंपनी भी बनाई, तो हॉलैंड और फ्रांस वाले इससे पहले आए थे, तो ये फ्रांस सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ टेक्सिला। तो टेक्सिला का ओल्ड में पुराना नाम जो था वो टेक्साशीला था, टेक्साशीला इसका पुराना नाम था टेक्सिला का। अगला जो क्वेश्चन है अशोका रूल्ड इंडिया फॉर, अशोका ने 40 साल तक इंडिया पर हुकूमत की। द वर्ड डोसिल मीन ओबेडियंट, डोसिल की मानी है ओबेडियंट, इसका जो उलट है वो स्टबरन है, तो इसकी मानी सिनोनिम ओबेडियंट है। स्टूपिड अहमक को कहते हैं और वेग जो है वो मुबहम को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, उसमें कह रहे हैं टेक दीज टू क्लर्क, द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन। अच्छा, तो ज़ाहिरी बात है दिस दैट दीज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं क्योंकि इसमें इशारा होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मीन डेमोन्स्ट्रेटिव इशारती, तो ज़मीर इशारती, तो ज़ाहिरी बात है इसमें दीज अंडरलाइन वर्ड है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। पोजेसिव तो मुल्कियत को ज़ाहिर करता है, यूअर्स, यूअर और माइन, और पर्सनल प्रोनाउन तो आप जानते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है, समवन, तो जो आम होते हैं, एनीवन, एनीबॉडी, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये सही आंसर है 78 में। क्वेश्चन नंबर 79 में है मे यू गेट सक्सेस इन यूर इंडीवर्स, तुम अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाओ। तो ये कौन सी इम्पेरेटिव तो नहीं, इम्पेरेटिव तो वर्ब से शुरू होते हैं और ताकीद होते हैं। इंट्रागेटिव ज़ाहिरी बात है सवालिया होते हैं, नेगेटिव नफ़ी वाले होते हैं। ऑप्टेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग या ख्वाहिश को या को ज़ाहिर किया जाता है, इल्तिजा किया जाता है, तो यहाँ ख्वाहिश को ज़ाहिर किया गया है, मे यू गेट सक्सेस इन यूर इंडीवर्स, ज़ाहिरी बात है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सही आंसर ऑप्टेटिव है। दैट वन लुक्स वरीड, तो ये डिटर्मिनर है, ये जो दैट है ये डिटर्मिनर है क्योंकि स्पेसिफाई करते हैं, डिटर्मिनर स्पेसिफाई करता है जब सेंटेंस में आर्टिकल यानी ए, एन, द, दिस या दैट ऐसे इस्तेमाल हो जो किसी नोन को स्पेसिफाई कर रहा हो, इसको डिटरमाइन कर रहा हो, निकाल रहा हो बहुत सी चीज़ों में, तो इसको हम डिटर्मिनर इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये डिटर्मिनर है। दैट वन लुक्स वरीड, बहुत से लोग हैं लेकिन इसमें जो दैट वन है ये ख़ास ये वरीड है, तो ज़ाहिरी बात है ये पार्टिसिपल भी नहीं, आर्टिकल भी नहीं और इन्फिनेटिव भी नहीं, बल्कि डिटर्मिनर है, ये सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है द एबिलिटी टू गिव
टू अदर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर ट्रेट। तो ये नॉन प्रेस है। ये नॉन प्रेस कैसे है, इस जहन में आ जाता है ये एडजेक्टिव प्रेस है, क्योंकि इसमें ट्रेट और करेक्टर इस्तेमाल हुए हैं। तो नहीं, एबिलिटी भी इस्तेमाल हुई है, लेकिन नहीं, यह जो इज़ आई है वर्ब है। तो वर्ब के आगे जो तो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट नाउन होता है हमेशा। तो ये नाउन के लिए वर्ब आया है, लिहाजा द एबिलिटी टू गिव अदर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर ट्रेट, लिहाजा ये नॉन प्रेस है। नॉन प्रेस क्या होता है, अल्फाज का ऐसा कम्बिनेशन या ग्रुप जो नॉन के तौर पर इस्तेमाल हो। तो लिहाजा ये नॉन के तौर पर इस्तेमाल हुई है, और इसके बाद जो इज़ आया है ये वर्ब है। तो ये नॉन प्रेस है, एडजेक्टिव प्रेस भी नहीं, एडवर्ब प्रेस भी नहीं, और प्रीपोजिशनल प्रेस भी नहीं। तो ये नॉन प्रेस है, ये सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 81 में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, उसमें ये कह रहे हैं कि 82 कि देश में कही हुई बात अमानत होती है, अलमजालिस बिल अमानत। ये क्वेश्चन 2 मरतबा इस टेस्ट में आया है, एक पहले भी इससे आया था। तो ये हदीस शरीफ है। तो मजलिसों में कही हुई बात अमानत होती है, ये मजलिसों में सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, हज़रत अली बिन हजवेरी जब तक जिंदा रहे डैश में तबलीग का सिलसिला जारी रहा। ज़ाहिरी बात है दाता, तो ये लाहौर में था। अगला जो क्वेश्चन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों को हक़ की तरफ बुलाते रहे कितने दिन तक। तो 10 दिन तक आप ताइफ वालों को बुलाते रहे। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 में है 10 45 इज़ इक्वल टू 1। तो टेबल भी है, आपको याद रखना पड़ेगा। द इंटरनल एंगल एट ईच वर्टिस ऑफ ए रेगुलर ऑक्टेगान। ऑक्टेगान का हर इंटरनल एंगल, हर कोने का, हर वर्टिस का 135 डिग्री का होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, डिसिमल फॉर्म ऑफ 111 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू। तो इसको हमने डिसिमल में कन्वर्ट कर देना है। इसका आसान मेथड है कि हम इसको ऐसा डिसिमल में इसको सॉल्व करते हैं। हम लिख लेते हैं 111 बेस 2। हम ऐसा इसको लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 0 1 2 होल पावर 2। इसके बाद +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल पावर 1 +1 मल्टीप्लाई बाई 2 होल पावर 0। 0 पावर 1 पावर 2 पावर। अब इससे क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 ज़र 4 +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 +1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इससे हमारे पास 4 +3 +1, तो सॉरी यह 3 नहीं आता, 2 आता है। 2 2 1 ज़र 2, 4 + 2 + 1 इज़ 2, 4 + 2 + 1 इज़ इक्वल टू 7। तो इससे 7 आता है हमारे पास रिज़ल्ट, और यह 7 इसमें मौजूद है, सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ सबसेट ए इज़ इक्वल टू AEIOU। तो मेंबर्स की तादाद 5 है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि 2 राइज टू द पावर n। तो n ये मेंबर्स है 1 2 3 4 5, तो 2 राइज टू द पावर 5, इससे रिजल्ट हमारे पास आएगा। जब 2 को हम 5 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास 32 आता है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 89 में इसको हमें हल करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 89 को, कि इफ़ x + 1 वर x इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1 वर x³। तो जब वो कह रहे हैं कि x + 1 और x इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1 और x³, हमने इसको फाइंड करना है। हम x + 1 और x पर क्यूब लेते हैं दोनों साइड पर, और 8 पर भी क्यूब लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, a³ मीन x³ + b³ 1 ओवर x³ +3 a की जगह x, b और b की जगह 1 ओवर x, और इसके बाद a + b x + 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 8। जब 3 मरतबा मल्टीप्लाई होता है तो इससे हमारे पास 512 बन जाता है। अब हमने x³ दिस इम्प्लाइज दैट x³ + 1 ओवर x³ अपनी जगह +3 x और 1 ओवर x एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई x + 1 ओवर x की जगह इसकी जो वैल्यू 8 उन्होंने दी है क्वेश्चन में 8 यहाँ, तो ये पुट करेगी, यहाँ फिर 8 पुट करेगी, इज़ इक्वल टू 512। अब 8 ओवर 3 मल्टीप्लाई होकर 24 बनेगा। 24 इज़ इक्वल टू 512 x³ + 1 ओवर x³ अपनी जगह पर दस्तूर मौजूद है। हमने x³ + 1 ओवर x³ की वैल्यू फाइंड करना है, तो 24 को उस साइड पर ले आते हैं, लिहाजा x³ + 1 ओवर x³ इज़ इक्वल टू 512 माइनस 24, उस साइड पर ये शिफ्ट होकर माइनस बनेगा। तो जब 512 से 24 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 488 आंसर आता है, लिहाजा x³ + 1 ओवर x³ इज़ इक्वल टू 488
488 ये सही आंसर है, इसमें मौजूद होगा, यह इसमें भी मौजूद है, 488 इसमें मौजूद है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन। तो थैलेमस जो है ये फोर ब्रेन है, हैंड नहीं है। सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन ये तो तीनों हैंड ब्रेन है। वो कह रहे हैं कि नॉट, तो थैलेमस नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट ब्रीथिंग। तो पोन्स जो होते हैं वो ब्रीथिंग को रेगुलेट क्या करते हैं। पोन्स दिमाग का ऐसा हिस्सा होता है जो ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द ब्रेन ऑफ एन एलिफेंट इज अबाउट 5000 ग्राम। एलिफेंट का ब्रेन 5000 ग्राम होता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नोबल गैस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नोबल गैस की परसेंटेज 0.9% है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं ये क्वेश्चन। 95 में है डैश इज़ आर डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज टू गेज द यूजफुलनेस ऑफ ए टेस्ट। तो ज़ाहिरी बात है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये जो है ये ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जो गेज और यूजफुलनेस के लिए टेस्ट में इस्तेमाल होते हैं। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर्स। अगले क्वेश्चन 96 में है मैं दौड़ में अव्वल ना आ सका कवायद की रूह से हरूफ तासिफ जो खफगान के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो अफसोस के लिए तासिफ अफसोस के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज इसको हरूफ तासिफ हम बोलते हैं। अच्छा, क़ुबा की क्या मानी है। मलकियत की दस्तावेज़। क़ुबा की मानी है मलकियत की दस्तावेज़। जो नहारी खाएगा सो याद रखेगा, सो याद रखेगा, सॉरी, जो नहारी खाएगा सो याद रखेगा। दी गई जुमले में ख़तकशीदा लफ्ज़ क्या ज़ाहिर करता है। जो, तो जो इफ़ है, इंग्लिश में भी हम इसको इफ़ कहते हैं। ये कंडीशन सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो ये हरूफ शर्त है, कंडीशन शर्त को कहते हैं, लिहाजा ये हरूफ शर्त है जो। 99 में है सुल्तान महमूद गज़नवी बिकेम ए किंग इन 27 ईयर्स ऑफ एज। 27 साल की उम्र में सुल्तान महमूद गज़नवी किंग यानी बादशाह बना था। हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर खान इन द बैटल ऑफ चौनसा। ड्यूरिंग दैट टाइम हुमायूं वाज कंपेल्ड टू टेक रिफ्यूज इन ईरान। तो ये ईरान सही आंसर है। इस तरह ये पेपर हमारे पास हल हो गया। इसके बाद हम अगला मर्दान डिवीज़न का जो पेपर है वो हल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।